So hello guys, welcome to our channel. So my name is Mayank. So today we'll study class 8 chapter force and pressure. So this is my PDF which I have made to understand you better. So let's start. Force and pressure. What do you mean by force? A push or pull acting on a body is called force. So simply मैं आपको बताऊं कि हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, मतलब किसी भी बॉडी को एक पुश करते हैं तो वो अपनी जगह से हिल जाती है और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं। तो ये हो गया पुश। और पुल मतलब किसी बॉडी को खींचना। तो इन दोनों कंडीशन में हम देख सकते हैं कि एक फोर्स लग रही है, उसकी वही होती है फोर्स। सो हम जो मेरे PDF है उसमें भी कुछ उसमें से भी पढ़ लेते हैं। Force is external efforts in the form of push or pull which first produces or tries to produce motion in a body at rest. So first of all I tell you meaning of rest. जब कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई बॉडी है जो अपनी प्लेस पे एक जगह पे खड़ी हुई है, मतलब एक ही जगह पे है, वो हिल नहीं रही है, इनएक्टिव पोजीशन में है, तो उसको कहते हैं रेस्ट या फिर स्टेशनरी पोजीशन। तो ये हो गया उसका मतलब। फिर नेक्स्ट आते हैं स्टॉप और ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। हाँ, जैसे हम किसी बॉडी को कैसे स्टॉप कर सकते हैं कि जैसे एक क्रिकेट खेलते टाइम हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम एक बॉल क्रिकेटर ने मारी तो हमें उसे कैच करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तो हम उस बॉल को स्टॉप कर लेते हैं या फिर ट्राई करते हैं स्टॉप रोकने की। तो ये हो गया। फिर थर्ड है चेंजेस और ट्राइज टू चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। या सो अगर कोई बॉलर है, अगर उसने बॉल फेंकी, मतलब बॉलिंग की, तो जो बैट्समैन होता है वो क्या करता है, बॉल हिट करता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है ना। ये नहीं कि ऐसा तो नहीं है कि बॉल जैसी आ रही है वैसी वापस जाएगी, ऐसा नहीं है। क्रिकेटर को जिस मतलब एंगल में उसका बैट घूमता है उस एंगल में बॉल जाएगी, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। फोर्थ चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द शेप ऑफ बॉडी। फॉर एग्जांपल जैसे हम डो ले लेते हैं। वी हैव ऑल सीन आवर मदर्स मेकिंग चपातीज फॉर अस। डो मतलब आटा सिंपली। सो जब हमने अब देखा होगा हमारी मदर जब आटे को ऐसे क्या बोलते हैं उसको गूंदना, जब उसको गूंदनी है तो उसका शेप चेंज होता है। तो उससे भी हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो शेप उसका चेंज हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल्स ओके ये आप पढ़ लेना, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर है रिजल्टेंट फोर्स। ये बेसिकली आपकी क्लास 8 में नहीं है, बट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इफ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम एक्सेलरेशन as produced by a number of forces, that single force is called the resultant of these individual forces. So मैं इसको इतना डिटेल में नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि आपकी क्लास 8 में नहीं है, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है कि आपको अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये भी आपकी क्लास 8 में नहीं है, ये क्लास 9th में आता है, बट आपको बेस बनाना है अपना तो आप ये पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। If a set of force acting on a body produces no acceleration in it, the forces are said to be balanced. If it produces a non-zero acceleration, the forces are to be balanced. मतलब एक बॉडी अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करती है तो वो फोर्सेस होती हैं बैलेंस्ड। इफ इट प्रोड्यूस मतलब वो नॉन जीरो एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसको अनबैलेंस्ड। नेक्स्ट कम्स आर फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। मीन्स forces between the object is caused by interaction of object with another object। मीन्स अगर मतलब फोर्सेस जब किसी ऑब्जेक्ट में कॉज मतलब जब होती है तो उसमें दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। दैट मीन्स इफ देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट देन नो फोर्स कैन शो इट्स इफेक्ट। मतलब अगर इंटरेक्शन ही नहीं है तो फोर्स अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकते हैं। जैसे टू फ्रेंड्स पुशिंग
टू फ्रेंड्स पुशिंग अ हैवी लोड, फॉर एग्जांपल अ बॉक्स। जब कोई दो फ्रेंड्स एक बॉक्स को कर रहे हैं पुश, तो उसमें क्या इंट्रैक्शन तो हो रहा है ना उनका, तो इसी को कहते हैं। फिर है इफ़ द टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट, हाँ ये है कि the two forces act in the opposite direction on the net force acting on it difference between the, ये सब आप पढ़ सकते हैं। बाकी बेसिकली यही था इसमें कि एक तो अगर फोर्स जब भी कॉज होती है तो उसके दो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में हमेशा एक इंटरेक्शन होता है। फिर है कि द फोर्स इज द सम ऑफ टू अप्लाइड फोर्सेस इफ द टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन, मतलब फोर्स का सम है दो अप्लाइड फोर्सेस का। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन तो आपको मतलब पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। स्टेट ऑफ मोशन मतलब स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन डिस्क्राइब द, मतलब उस मोशन जो हो रहा है, मोशन मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस का, उसको मतलब मोशन क्या है, मतलब क्या वो है, उस मोशन का स्टेट क्या है। जैसे स्पीड हो गई, उसकी डायरेक्शन हो गई, इससे हम पता लगा सकते हैं कि उसका वो मोशन क्या है। फिर है हाउ टू चेंज द स्टेट्स ऑफ मोशन। ये बेसिकली आपको इतना पढ़ना नहीं है, ये आपको मैंने ऐसे ही पढ़ने के लिए दे दिया, आप पढ़ सकते हैं। फिर हम आते हैं अपनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस पर। टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती हैं दो टाइप की, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अंदर भी पार्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के दो पार्ट्स हैं और कॉन्टैक्ट फोर्स के दो पार्ट्स हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के भी तीन पार्ट्स हैं, तीन नहीं चार पार्ट्स हैं। मैं आपको सारे एकदम डिटेल में पढ़ाऊँगा। फर्स्ट आते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स होती क्या है? It is a kind of force which come in action only when two objects are in actual contact with each other. So basically इसका मतलब ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तब जब जो फोर्स एक्सर्ट होती है उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ये अगेन टू टाइप्स की है, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज अ वेरी सिंपल फोर्स, यू कैन से दैट जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे स्कूल बैग, हम तो अभी हम स्टूडेंट्स हैं तो हम स्कूल बैग तो लिफ्ट करते हैं रोज, या फिर बकेट वाटर बकेट लिफ्ट करते हैं, तो उससे हम मतलब उसको हम किसकी हेल्प से लिफ्ट कर रहे हैं? अपने हैंड्स में। हैंड्स क्या है? मसल्स के मतलब जो हेल्प कर रही हैं सबसे ज़्यादा वो है मसल्स। तो मसल से जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो हमें हेल्प कर रही है उठाने में, उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी एक मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन देता हूँ। इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स विच एक्ट्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड ट्राइज टू रिड्यूस इट्स स्पीड और टू स्टॉप इट। द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब ये एक अपोजिंग फोर्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक बॉक्स को अपने राइट साइड में पुश कर रहा हूँ, तो जो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगी उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करेगी। मतलब ये मोशन, मतलब ये फोर्स करेगी अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स लेफ्ट में ये फोर्स करेगी, और ये उसको उसकी स्पीड रिड्यूस करने की कोशिश करेगी और उसको स्टॉप करने, इसलिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर द फोर्स विच मतलब ये वही फोर्स है जो हमेशा, इसकी एक मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी हाफ और वन मार्कर डेफिनेशन है। द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। This is a definition. Then is force of friction arises only when two objects are in contact, because as we know that it is a type of contact force. We can let me give you an example. Example, a rolling ball. And let me tell you one thing, that if the object is if the surface is smooth, then there will be less friction, so our object will move very flowly, we say. Then comes our non-contact forces. Non-contact forces means if it is the force that in which two objects not मीन्स उन दो ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में नहीं आना पड़ता, इसलिए इसको नॉन कांटेक्ट, वाइस वर्सा ऑफ कांटेक्ट फोर्स, यू कैन से दैट।
इसका पहला पार्ट है मैग्नेटिक फोर्स। इसकी मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज मैग्नेटिक फोर्स। इन मैग्नेटिक फोर्स द अपोजिट पोल्स, एज वी नो तो कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो मतलब जब जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो जब अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक पोल्स होते हैं वो जब लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, इसी फोर्स को बेसिकली कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। It is an attractive or repulsive force between particles that are caused by their electric charges. Means ये मतलब जो भी एक बॉडी है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, उससे जो फोर्स निकलती है मतलब वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, आइदर इट कैन बी रिपल्सिव ऑल्सो। सो ये जो फोर्स होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट से जो निकलती है, रिमेंबर इट, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एन ऑब्जेक्ट having stationary electric charge on and it is called इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो इससे फोर्स एक्सर्ट होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। फोर्स बेसिकली इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड by an electrically charged object is called electrostatic force, which can be either attractive or either repulsive. So this part is clear to us. Next is a gravitational force. The as you can see PDF में मतलब बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक मतलब शॉर्ट सी डेफिनेशंस दे रहा हूँ बेसिकली। तो मैं कह रहा था इस PDF में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसकी सभी की शॉर्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ ताकि आप नोट्स बना सकते हैं, फिर आप रिमेंबर कर सकते हैं बहुत ईजिली। सो ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन है, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मीन्स जैसे हम तो यस गाइस मैं आपको बता रहा था इसकी डेफिनेशन। द फोर्स विद विच मतलब जैसे हम ऐसे मतलब अर्थ पे कैसे रह रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से ना, क्योंकि मतलब अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इसलिए तो जब हम जंप करते हैं तो हम ऊपर क्यों नहीं रह जाते, हम नीचे क्यों आते हैं, और हम अभी उड़ क्यों नहीं रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो basically the earth is attracting us towards the earth is attracting us towards it. So this is called gravitational force, and gravitational pull acts on object even if they are in contact। मतलब वो अगर कांटेक्ट में भी है तो भी ये फोर्स एग्जर्ट होती है। सो ये एक मतलब कांटेक्ट में नहीं हो बेसिकली, इसलिए इसको नॉन कांटेक्ट बोलते हैं। सो ये हो गए इसके टाइप्स। फिर नेक्स्ट इधर ये नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ फोर्स। मतलब ऐसा ही यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। न्यूटन है ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बस हमको बेसिकली इसमें यही पढ़ना है। नेक्स्ट मास एंड वेट आता है। मास एक क्वांटिटी है, मतलब ये आपको 9th क्लास में आएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको ये PDF दिखा रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली मैं ये डाल दूंगा उसमें। फिर आता है स्प्रिंग बैलेंस। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, ये मैंने पिछले साल एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, मैं भी एक 9th क्लास का स्टूडेंट। ये एग्ज़ाम जो भी टर्म्स में आपका ये चैप्टर आएगा ना उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। स्प्रिंग बैलेंस, व्हाट इज स्प्रिंग? A spring balance is a device used to measure the weight of an object. A weight of an object, not a person. That is weighing machine, which is for ourselves, for our object. It can be used to measure the force also. Weighing machines which are used in school, this we all know. And next comes our pressure. What is pressure? Pressure is a force acting on a unit
एरिया ऑफ सरफेस, मतलब प्रेशर क्या है, एक फोर्स है जो एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस में एक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एंड ऐसा यूनिट है प्रेशर की पास्कल, विच इज इसकी शॉर्ट फॉर्म है पी ए, बिग बिग पी एंड स्मॉल ए। 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट है कि मतलब थ्रस्ट ये आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा यूनिट या मैंने आपको बता ही दिया है। फिर है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर, मतलब ये जो लिक्विड होता है वो प्रेशर अब हमेशा उसका जो कंटेनर जिसमें हम स्टोर करते हैं वाटर को, उसके एकदम जो बॉटम मतलब नीचे वो पूरा प्रेशर एक्सर्ट करता है। सेकंड पॉइंट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, उस कंटेनर की जिसमें वो स्टोर किया गया है। थर्ड पॉइंट इज दैट द लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट, मतलब जैसा कि आपको एक मतलब एक्टिविटी में बताता हूँ, आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। एक बॉटल लीजिएगा, उसमें आप साइड नीचे की बॉटम में, थोड़ा बॉटम से ऊपर साइड में 2 छेद कर दीजिए, तो आप देखना कि दोनों में इक्वल पानी बाहर आएगा, तो मतलब उसकी वॉल्स पे वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेशर एक्सर्टेड sorry excuse me, the pressure exerted by a liquid on the walls of depends on the height, ये मैंने आपको बता दिया कि उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। हमें हाइट का मतलब हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द बेस टू टॉप, मतलब बेस से टॉप तक जो होती है उसको हाइट बोलते हैं, और जो टॉप से बॉटम होती है उसको डेप्थ बोलते हैं, मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गहराई, वो होती है डेप्थ। तो मैंने आपको सब कुछ मतलब शॉर्ट में बता दिया है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर इन एवरीडे लाइफ, ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं इधर, मतलब जैसे डेजर्ट एनिमल जो कैमल वॉक होते हैं उनकी फीट ब्रॉड होती है, मतलब चौड़ी होती है, इसलिए वो डेजर्ट में, वरना अगर आप जाएंगे तो आपकी फीट क्या है, थोड़ी मतलब उससे ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं है, कम ही है, तो आपके पैर उसमें ढसने लग जाएंगे, आप उसके अंदर जाते जाओगे। लेकिन उनकी फीट मतलब लार्जर द सरफेस एरिया मोर द प्रेशर, ओके, मतलब लेस द प्रेशर, मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया प्रेशर कम लगेगा, इसलिए वो ऊपर चल पाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें आपको पहले मैं 2 चीज़ें मतलब जो पहले आई थी मास और वेट, वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, वो अभी यूज़ आएंगी। बेसिकली मास, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ मैटर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी, मतलब जो मैटर होता है कोई भी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस एंड अ मास विच इज कॉल्ड मैटर, सो उसका जो मेजरमेंट होता है और ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसको बोलते हैं मास। फिर है वेट, इट इज़ अ मेजरमेंट विच डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ये में डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, मतलब जैसे स्पेस में जाएंगे तो वेट कम हो जाएगा, तो डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर क्या होता है पहले तो ये बताइए, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जब जो एनवेलप है एयर का अपने हमारे अराउंड उसको वो कहते हैं एटमॉस्फेयर। The whole atmosphere contains a large amount of weight which in turn exert pressure on the surface of area, मतलब जो पूरा एक पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वेट है, हर चीज़ में वेट होता है, मतलब वेट है उसमें, वो जब भी मतलब सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पे जब भी वो एक्सर्ट करता है प्रेशर, तो इस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, जो हमको पता नहीं लगता है, क्योंकि बाहर भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है, इसलिए हमें ये पता नहीं लगता है।
तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई भी डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है। फिर थर्ड आता है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ अ मतलब वो सी लेवल पे बहुत मैक्सिमम और रहता है, और एल्टीट्यूड मतलब हाइयर एल्टीट्यूड पे ऊपर जाते जाते वो डिक्रीज होता जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज़ कर मतलब मेज़र कर सकते हैं हम। मेजरिंग डिवाइस है इसका बैरोमीटर। फिर नेक्स्ट मतलब फिर हम आते हैं, मतलब ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट इसमें और इस चैप्टर में और कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं, बस ये पीडीएफ में थोड़ा इनर्शिया विनर्शिया दिया हुआ है, जो कि आपको बेसिकली 9th क्लास में आएगा। ये इनर्शिया मतलब ये बुक थोड़ी मैंने कंबाइनली बनाई हुई है कि 8th के लिए भी हो और 9th के लिए भी। बाकी इधर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ मतलब करना चाहूँगा, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये एक बेसिकली वन शॉट वीडियो थी फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर की। और आपको इसकी एक्सरसाइज में सब ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा और मतलब ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा और सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, डोंट वरी। तो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। ये मेरी पहली वीडियो है, मैं मतलब अभी एक बिगिनर हूँ। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।